सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की समरी को एंड उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्लस हम देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट आरटीसी पैसेजेस जो बार बार रिपीटेडली हमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ओके, इससे पहले हमने ऑलरेडी डॉक्टर फॉस्टर्स की समरी एंड आरटीसी पैसेजेस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट प्लेस एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में ख़त्म हो जाए। ओके, एंड अभी तक अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ डू दैट, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम लाती रहूँ। मेरा नाम है एकता मुगल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट. So Midsummer Night's Dream is a romantic comedy which was written by William Shakespeare in 1600 and this was the age of Elizabethan. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसके अंदर एक साथ 4 स्टोरीज चल रही होती है। सबसे पहली जो स्टोरी है हमारी उसमें होता है कि एक एथेंस का किंग है थीसियस, उसकी शादी हो रही होती है हिप्पोलिटा से जो कि क्वीन ऑफ एमेजन्स होती है। फिर सेकंड जो स्टोरी होती है उसमें हमारे 4 लवर्स होते हैं, उन चारों के बीच में किसी रीज़न को लेकर के झगड़े चल रहे होते हैं, वो भी प्यार से रिलेटेड रोमांटिक सी है ये। ठीक है, फिर तीसरे सीन में हम देखते हैं कि एक फेरी किंग है एंड एक फेरी क्वीन है, ओबरॉन एंड टिटानिया। ओके, ये दोनों जंगल में रहते हैं एंड दे आर लाइक रियल किंग एंड क्वीन ओवर देयर ऑफ फेरीज। तो इन दोनों के बीच में किसी रीज़न को लेके झगड़ा चल रहा है। एंड जो लास्ट फोर्थ स्टोरी है उसमें हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ थिएटर आर्टिस्ट है जिनको हम मैकेनिकल्स भी करके बुलाएंगे। तो ये लोग एक प्ले की तैयारी कर रहे हैं। ये किसके प्ले की तैयारी कर रहे हैं? जो राजा है हमारा एथेंस का थीसियस, उसकी शादी के लिए इन्हें प्ले परफॉर्म करना है, उस प्ले को ये तैयार कर रहे थे। तो ये साइड बाय साइड ये सारी स्टोरीज चल रही होती है और इस पूरे प्ले की सेटिंग एक एथेनियन कोर्ट में एंड एक मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर रखी हुई है। अब हम एक एक करके सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है थीसियस, हु इज़ द ड्यूक ऑफ एथेंस। ड्यूक मतलब राजा है वो, ठीक है, एंड इसकी शादी होने वाली है हिप्पोलिटा से। नेक्स्ट हमारे पास है हिप्पोलिटा जिसकी शादी होने वाली है थीसियस से एंड शी इज़ द क्वीन ऑफ एमेजन्स। एंड नेक्स्ट इज़ हर्मिया। अब हर्मिया उन 4 लवर्स में से सबसे पहली आ जाती है एंड शी इज़ इन लव विद लाइसेंडर। ठीक है, इसको किससे प्यार है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नाम आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, आप एक लिस्ट बना लेना जब आप ये सारे कैरेक्टर्स लिखोगे क्योंकि ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इन कैरेक्टर्स के बारे में आपसे डायरेक्ट इनकी कैरेक्टर एनालिसिस पूछी जा सकती है। तो हर्मिया जो है इसको लाइसेंडर से प्यार है, बट इसके जो पापा है वो इसको प्रेशर करते हैं कि तुम डिमिट्रियस से शादी करोगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ। फिर हमारे पास लाइसेंडर आ जाता है। अच्छा, ये हर्मिया से ना बिल्कुल ऐसे सच्चा प्यार नहीं करता, बट उसे ये है कि क्योंकि ये भी एक इसके पापा अच्छी पोस्ट पे है तो उसे पैसे मिल जाएंगे, तो वो पैसे के लिए उसके साथ रहता है एंड काइंड ऑफ वो थोड़ा उसके साथ फीलिंग्स रखता है फिर भी थोड़ी। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आ जाती है हेलेना। अब हेलेना जो है एक तरह से हर्मिया की दोस्त है एंड ये डिमिट्रियस को पसंद करती है। डिमिट्रियस कौन है? जो हर्मिया के पापा जिससे शादी करवाना चाहते हैं अपनी बेटी की। अब हेलेना ये हर्मिया की दोस्त भी है एंड ये डिमिट्रियस को पसंद भी करती है। ओके, नेक्स्ट इज डिमिट्रियस। तो ये हर्मिया को पसंद करता है एंड हेलेना को ये पहले पसंद करता था, पहले उससे प्यार करता था, बट अभी करंटली उसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, बट आप इसको थोड़ा सा दोबारा से सुन के समझेंगे तो आसान लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है ओबरॉन जो कि ही इज़ द किंग ऑफ फेरीज। तो ये परियों का राजा है। ओके, एंड ये इसको बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर्स है, तो ये कुछ मैजिक क्रिएट करता है प्ले के अंदर। नेक्स्ट इज टिटेनिया। टिटेनिया जो है ओबरॉन की वाइफ है एंड शी इज़ द क्वीन ऑफ फेरीज एंड इसके बीच में और ओबरॉन के बीच में प्ले के अंदर लड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आ जाता है पक।
पक इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पक जो है एक तरह से असिस्टेंट मान लो या फिर सर्वेंट मान लो आप ओबरॉन का, ठीक है। ओबरॉन का था किंग ऑफ फेरीज। तो ये जो पक है बहुत मिस्चीवियस सा है, मतलब शैतानी वाली हरकतें करता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें बिगाड़ने का काम करता है ज़्यादा। तो इसी की वजह से पूरे प्ले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी आगे चल के। मैकेनिकल्स मैंने आपको बताया दे आर द ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है। इनको हम मैकेनिकल्स के नाम से जानेंगे। इसमें ये क्राफ्ट्समैन बोल लो आप, इनको आर्टिस्ट बोलो। सो दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ प्ले इनसाइड दिस प्ले, ओके। ये प्ले के अंदर एक प्ले परफॉर्म करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इज बॉटम। बॉटम इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप मैकेनिकल्स, जो चाहता है कि उसे सारे इंपॉर्टेंट रूल्स मिले, ठीक है। तो इसके साथ ये पक कैसे मस्ती करता है ये भी हमें आगे प्ले में जाके पता चलेगी। तो प्ले की शुरुआत होती है जब हमारा जो राजा होता है एथेंस का, थीसियस, वो अपनी क्वीन हिप्पोलिटा से शादी करने की तैयारी कर रहा होता है। अब इसी टाइम पे जो उसका दरबारी होता है एक ईगियस नाम का, वो अपनी बेटी हर्मिया को लेकर आता है राजा के पास कि ये मेरे पसंद के लड़के डिमिट्रियस से शादी नहीं करना चाहती, ये किसी और से प्यार करती है जिसका नाम है लिसेंडर। अब ये सुनने के बाद राजा जो है हर्मिया को बोलता है कि भाई तुम्हें अपने पापा की बात माननी पड़ेगी, तुम्हें अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी, डिमिट्रियस से। अदरवाइज तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम नन बन जाओ या फिर तुम्हें हम एथेनियन लॉ के हिसाब से तुम्हें फांसी देंगे। तो अब ये सुनने के बाद वो घबरा जाती है, वो लेसेंडर से बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करती है। अब वो और लेसेंडर मिलके प्लान बनाते हैं कि रात को जो है वो फॉरेस्ट में भाग के सीक्रेट मैरिज कर लेंगे। अब ये सुनने के बाद जो हेलिना होती है, हेलिना कौन है, हमारी हर्मिया की दोस्त। तो हेलिना जो है वो डिमिट्रियस से प्यार कर रही होती है। अब डिमिट्रियस क्योंकि हेलिना को वापस से कोई अफेक्शन नहीं दिखाता, उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ हेलिना वन साइडेड प्यार करती है डिमिट्रियस से। तो हेलिना चाहती है कैसे भी करके उसे डिमिट्रियस से बात करने का भी मौका मिल जाए। तो ये जो न्यूज़ है हर्मिया और लेसेंडर के भागने वाली, ये हेलिना जाके डिमिट्रियस को बता देती है कि ऐसे ऐसे ये दोनों जो है भागने वाले हैं, और काइंड ऑफ वो अपनी दोस्त को थोड़ा सा बेट्रे कर देती है यहाँ पे, ताकि उसे अपने उस क्रश से बात करने का मौका ही मिल जाए। अब सेकेंड एक्ट में दिखाया जाता है कि हमारा जो किंग ऑफ फेरीज है ओबरॉन, वो अपनी वाइफ टिटेनिया से झगड़ा कर रहा है। ओबरॉन को चाहिए एक इंडियन बॉय है जो टिटेनिया के पास है, वो उसे वापस दे दे। तो टिटेनिया बोलती है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो इस चीज़ को देख करके ओबरॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं तुझे कैसे भी करके पनिश करके छोड़ूंगा। तो वो प्लान बनाता है कि एक मैजिकल फ्लावर है, उसके अंदर ना ऐसे जूस अगर किसी की आंखों में डाल देंगे तो वो इंसान सोने के बाद जैसे ही उठेगा तो जिस इंसान को भी वो सबसे पहले देखेगा उसके साथ प्यार में पड़ जाएगा। तो उसका एक सर्वेंट होता है ओबरॉन का, जिसका नाम होता है पक। अच्छा, पक को हम रॉबिन गुड फेलो के नाम से भी जानते हैं इस प्ले के अंदर। तो वो पक को बोलता है कि तुम जाओ और वो जो मैजिकल फ्लावर है जिसके जूस से कोई भी इंसान किसी को देखेगा तो वो उसके प्यार में पड़ जाएगा, वो फ्लावर लेकर आओ, ठीक है। और ये जो पक होता है ये बहुत ही मिस्चीवियस सा होता है, इसकी हरकतें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ शैतानी करता हुआ चलता है। अब ये सब होते टाइम ओबरॉन जो है उसी जंगल में उन लवर्स को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। कौन कौन से लवर्स होते हैं यहाँ पे, हेलेना, डिमिट्रियस, हर्मिया एंड लेसेंडर। तो ये देखता है कि हेलेना को जो ये हमारा डिमिट्रियस है इसने बहुत ही क्रूर तरीके से रिजेक्ट कर दिया, बहुत ही गुस्से में कि भाई मैं तुझसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल मेरा पीछा छोड़ दे। और ये देख के ओबरॉन सोचता है कि क्यों ना ये जो फ्लावर, मैजिकल फ्लावर का जूस है, ये सबसे पहले इसी के ऊपर ट्राई किया जाए। तो ये पक को बोलता है कि तुम्हें ये डिमिट्रियस की आंखों में डालना है ताकि ये हेलेना को पसंद करने लग जाए। अब पक जो है रात में जाता है, वो डिमिट्रियस की आंख में ये जूस डालने की बजाय वो लेसेंडर की आंख में डाल देता है और लेसेंडर के सामने आ जाती है सबसे पहले हेलेना। तो ये जो लेसेंडर है ये किसके प्यार में पड़ जाता है, हेलेना के। और यहाँ से सारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है प्ले के। प्ले में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आर्टिस्ट है, ठीक है। किस चीज़ के आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट है, जिनको हम मैकेनिकल्स करके भी बोलते हैं। तो उनमें से एक आर्टिस्ट है उसका बॉटम, ठीक है। वो सारे मेन रोल्स करना चाहता है कि जितने भी
भी सारे अच्छे अच्छे मेन रोल्स है उसे मिल जाए। तो ये पक देखता है कि ये इंसान सबसे ज़्यादा शोर हल्ला कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ मस्तीखोरी करूँ। तो वो ना जादू से उसका जो सर है गधे के सर में चेंज कर देता है। अब आपको याद होगा टिटेनिया की आंखों में भी उसने वो जूस डाला था मैजिकल फ्लावर वाला। तो जैसे ही टिटेनिया उठती है तो सबसे पहले उसके सामने यही गधे के सर वाला बॉटम होता है, तो उसे उस गधे के सर वाले बॉटम से ही प्यार हो जाता है उस थोड़े टाइम के लिए। एंड दूसरी साइड हमारी जो वो स्टोरी चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। तो अब जब ओबरॉन देखता है कि इस पक ने गलती से लेसेंडर की आंखों में वो जूस डाल दिया है डिमिट्रियस की जगह, तो वो पक को बोलता है कि भाई तुम आप अपनी गलती सुधारो और ये डिमिट्रियस की आंखों में जाके जूस डालो। तो अब वो जब डिमिट्रियस की आंखों में जूस डाल देता है तो डिमिट्रियस जैसे ही हेलेना को देखता है तो उसे भी हेलेना से प्यार हो जाता है। अब ये सब हर्मिया को जब पता चलता है कि अभी तक तो ये दोनों मेरे पीछे पागल थे थोड़ी देर पहले, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये इसके पीछे पागल हो गए, तो ये इसे लगता है कि हेलेना ने इसे बेट्रे किया है, कि इसने एकदम से इनके ऊपर पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है कि ये दोनों के दोनों इसके पीछे पागल हो गए। और हेलेना को लगता है कि ये सब उसका मजाक बना रहे हैं, ये सब कोई सीरियस ही नहीं है, इन सब की चाल है कि भाई इसको कोई प्यार व्यार तो करता नहीं है, तो क्यों ना इसके साथ ऐसी खेल खेल लो। तो इन चारों के बीच में ही झगड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन भसड़ मच जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमिकल एक तरह से फीलिंग क्रिएट होती है। अब ये सब ओबरॉन देख के सोचता है कि भाई मुझे ये सारा क्योस जो है एक ठीक तरीके से ठीक करना है। अब फोर्थ एक्ट में सबसे पहले ओबरॉन जो है वो अपनी वाइफ के ऊपर से वो जो मैजिक स्पेल है उसको हटाता है। अब जो टिटेनिया होती है हमारी, वो उस टाइम पे वो बॉटम के साथ होती है जिसका सर अभी भी गधे वाला होता है, और जैसे ही उसकी आंखों से वो प्यार का भूत उतरता है तो वो देखती है मैं ये गधे के साथ क्या कर रही हूँ। तो वो बहुत ही ऐसे फ़नी मोमेंट क्रिएट होता है प्ले के अंदर। एंड वहीं दूसरी तरफ जो पक है वो बॉटम का सर भी दोबारा से इंसान का सर लगा देता है। एंड जब ये चारों जो लवर्स है ये सो रहे होते हैं तो इसमें जो हमारा ये ओबरॉन है ये डिसाइड करता है कि डिमिट्रियस तो हेलेना का हो गया जो कि वो शुरू से चाहता था, बट जो ये लेसेंडर है जिसको अभी फ़िलहाल हेलेना से प्यार हो गया, इसकी आंखों में दोबारा से जूस डालना पड़ेगा ताकि इस बार ये पहले हर्मिया को देख ले। तो वो इस चीज़ को भी करेक्ट कर देता है यहाँ पे। एंड दूसरी तरफ जो हमारा ड्यूक ऑफ एथेंस होता है वो जो हर्मिया का पापा होता है ना उसको मना कर देता है कि भाई जो तुमने डिसाइड करा था अब वो नहीं होगा, ये देखो चारों एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल के प्यार से रह रहे अब, तो इनके हिसाब से ही इनकी एक दूसरे से शादी करवाई जाएगी जो जिससे शादी करना चाहता है। तो वो भी सब खुशी खुशी मान जाते हैं और वो राजा बोलता है कि इन दोनों कपल्स की शादी भी मेरे और हिप्पोलिटा की शादी के साथ ही होगी। अब फिफ्थ एक्ट में दिखाया जाता है कि जो राजा का पैलेस है उसमें तीनों कपल्स की शादी हो जाती है और वहाँ पर जो मैकेनिकल्स होते हैं वो अपना गंदा सा प्ले परफॉर्म करते हैं जो एक्चुअली बहुत ह्यूमरस भी होता है। एंड उसमें जो दो कैरेक्टर्स होते हैं पायरेमिस एंड थिस्बी, तो ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करते हैं सबको। एंड इस प्ले की जो स्टोरी होती है ना वो काफ़ी हद तक जो एक्चुअली मिडसमर नाइट्स ड्रीम की स्टोरी है उससे मिलती जुलती होती है। उसमें भी जो दो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्यार में होते हैं बट उनके बीच में टकराव हो जाता है। एंड इस प्ले के बाद जो है जो दोनों हमारे राजा और रानी थे फेरीज़ के, दैट इज़ ओबरॉन एंड टिटेनिया, वो आके सारे कपल्स को आशीर्वाद देते हैं उनके वेलबींग के लिए, अच्छी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। एंड लास्ट में आके जो पक है वो एड्रेस करता है ऑडियंस को एंड वो बोलता है अगर आपको ये प्ले थोड़ा सा भी ऑफेंड किया हो या बुरा लगा हो तो समझ लेना ये एक तरह का ड्रीम था, ये सच्चाई थी ही नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ दिस प्ले। सबसे पहले तो भाई प्यार और उसके बीच में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है ये इस प्ले में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया होता है कि एक इंसान आपसे वन साइडेड प्यार करता है, आप किसी और से प्यार करते हो, वो किसी और से प्यार करता है, तो ये बहुत रियलिस्टिक सी भी चीज़ इसमें दिखाई है। ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। अच्छा, इस प्ले को ना हम एक चीज़ अगर नोटिस करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रात का प्ले था एंड लास्ट में जो पक बोलता भी है कि समझ लेना ये एक तरह का ड्रीम सीक्वेंस था। तो
तो इसी तरह से इसीलिए इस प्ले को एक ड्रीम से भी कंपेयर किया गया है। जैसे एक इंसान के ड्रीम्स में कभी भी कुछ भी हो जाता है, सेम ऐसे ही इस प्ले के अंदर भी वो सारी चीज़ें हो रही होती है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुली दिखाया होता है ऑर्डर एंड कियोस, ठीक है। एक तरफ पहले स्टार्टिंग में ऑर्डर होता है, फिर उनके बीच में भसड़ मच जाती है, फिर दोबारा से उनके बीच में ऑर्डर एस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट इज मैजिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारा वो मैजिकल फ्लावर था जिसके जूस से कोई भी किसी के प्यार में पड़ सकता है, वो एक बहुत प्यारा मैजिक का सिंबल हो गया। एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जब पक जो है बॉटम का चेहरा एक गधे के चेहरे से चेंज कर देता है, तो वो उसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फॉली ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि किस तरीके से इंसान का नेचर ही होता है गलतियाँ करते रहना एंड गलतियों से सीखते रहना। तो आप इन सारी थीम्स को एक्सप्लेन करके आना एग्ज़ाम्स में। देखो बहुत सारे पॉइंट्स ना ऐसे होते हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आता अगर आपने इतना डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ा नहीं है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये कहीं लिख लो ताकि आप नाउ वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द लास्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स। देखो मैंने ना यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। ये चारों क्वेश्चंस ही ना घुमा फिरा के आपके बार बार पूछे जा रहे थे, ठीक है। कम से कम आप लगा लो 4 से 5 बार ये चारों क्वेश्चंस, मतलब पिछले 11 साल के मैंने जो PYQs उठा के देखे थे उसके अंदर दिए हुए हैं। तो आप ये समझ लो इन चारों में ही कुछ ना कुछ वो घुमा फिरा के पूछेंगे। तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये आप अच्छे से याद करके चले जाओ, ताकि आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है एक, वो तो डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाए आपसे अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉमेंट ऑन द यूज़ ऑफ अ प्ले विद इन द प्ले इन मिडसमर नाइट्स प्ले। हमें याद है कि जो मैकेनिकल्स होते हैं वो एक प्ले परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं, बट ये किसके अंदर करते हैं, इस पूरे प्ले के अंदर, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर, ठीक है। तो इसकी क्या यहाँ पे विशेषता है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो ये एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक फ़न बहुत ही एलिमेंट सा होता है कि वो सारे जितने भी उसमें आर्टिस्ट होते हैं बहुत ही फ़न नेचर के होते हैं। एंड प्लस उनका जो लास्ट में वो प्ले परफॉर्म भी करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब भी हो जाता है, बट उसके ऊपर लोगों को बहुत हंसी भी आती है। नेक्स्ट इसमें एक तरह से पैरोडी बना देते हैं वो रोमांटिक लव की, कि भाई किस तरीके से ना, एंड बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके दिखाते हैं प्यार को। मतलब ऐसे नहीं कि भाई बहुत सटल तरीके से बोर कर रहे हैं, नहीं, जो चीज़ हमारी रियल लाइफ में होती है उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेशन डाल देते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो मेन प्लॉट है उसी का एक तरह से ये सेम मिरर दिखाते हैं, कि जो मेन प्लॉट में हो रहा है थोड़ी थोड़ी स्टोरी उससे मिलती जुलती ही दिखाते हैं। जो मेन उसमें भी कैरेक्टर होते हैं उनके बीच में भी प्यार में टकराव होता है, एंड लास्ट में आते आते वो भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज मेटा थिएट्रिकलिटी। इसका मतलब होता है कि एक जब प्ले के अंदर एक और प्ले होता है एंड वो मेन प्ले की प्लॉट से मैच करता है, तो काइंड ऑफ वो अपने ही प्ले के ऊपर एक कमेंट कर रहा होता है कि ये प्ले किस तरीके का प्ले है जो मैंने बनाया है। तो वो ऑडियंस को पहले से ही अपने पूरे प्ले की एक समरी, एक पिक्चर दिखाता है और भी ज़्यादा फन और एग्जैजरेटेड तरीके से। देन इसमें एक तरह का सटायर भी होता है, एंड जो पुअर आर्टिस्ट होते हैं उनके ऊपर एक मॉकरी भी की जाती है। एंड लास्ट में वो दिखाते हैं कि जो इस प्ले की मेन थीम है कि जितने भी लवर्स होते हैं वो कितने अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं, किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज critically analyze the gender issues in a Midsummer Night's Dream with examples of Shakespearean treatment of the subject। अच्छा देखो, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में जो राजा होता है थीसियस, वो स्ट्रेट अवे बोल देता है हर्मिया को कि या तो तुम डिमिट्रियस से शादी करोगी या फिर तुम्हें नन बनना पड़ेगा या फिर तुम्हें जो है मौत की सज़ा मिलेगी एथेनियन लॉ के हिसाब से। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ दिखाती है कि उसको ना पहले वो अपने पापा के कंट्रोल में है, उसके अपने पापा के हिसाब से चलना है। अगर वो पापा के कंट्रोल से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो वो राजा ही उसे डायरेक्ट मारने की धमकी दे रहा है। तो ये बहुत ही उसके लिए मुश्किल स्थिति हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम पैट्रियार्कल कंट्रोल बोलेंगे। आप सेम यही एग्जांपल दे सकते हो उसमें कि उसके पास अपनी कोई चॉइस नहीं होती कि वो किस इंसान से शादी करना चाहती है।
फिर जो है उन दोनों औरतों का, हेलेना का और हर्मिया का, ज़्यादातर जो उनकी अटेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड करती है जो उनके मेल पार्टनर्स होते हैं कि भाई इनसे अप्रूवल मिलेगा, इनसे अफेक्शन मिलेगा तो हमें वैलिडेशन मिलेगा, अदरवाइज़ हमारी ऐसे कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। फिर इस प्ले में ना एक तरह से जो फीमेल इमोशंस होते हैं, उनका प्यार होता है, उसके ऊपर भी एक मॉकरी की गई है। जैसे हेलेना का जो प्यार होता है डिमिट्रियस, वो उससे तो सच्चा प्यार करती है, लेकिन इस प्ले के अंदर उसे बहुत ज़्यादा मजाक के तौर पे दिखाया गया है, बहुत ऐसे फ़न की तरह दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जब टिटेनिया उसको मना करती है, थोड़ा सा अपना इक्वल स्टांस रखती है कि भाई मेरी भी मर्ज़ी है, मैं अपने हिसाब से करूँगी, तो तुरंत ही जो ओबरॉन होता है वो उसके ऊपर मैजिक स्पिल कर देता है एंड उसके इस इंसिडेंट से एक तरह से दिखाया जाता है कि कैसे मेल डोमिनेंस फाइनली एस्टेब्लिश हो जाता है। एंड लास्ट में जब सारा का सारा वो कियोस है वो सेटल भी होता है तो वो किसके थ्रू होता है, मैरिज के थ्रू। तो इसमें मैरिज को एक तरीके से एक स्टेबल चीज़ दिखाई गई है कि वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो तभी कंट्रोल होंगी जब उनकी शादी कर दी जाएगी। और इस पूरे स्टांस पे शेक्सपियर जो है एक तरह से क्रिटिक कर रहा है एलिजाबेथन टाइम पे जो सिचुएशन है। हालांकि एलिजाबेथन एज गोल्डन पीरियड थी, बहुत अच्छी एज गई थी लिटरेचर के लिए, बाकी सारे आर्टिस्ट के लिए, बट यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई। जो औरतें थी वो अभी भी पीछे थी। तो ये बहुत ब्यूटीफुली एक समाज की रियलिटी को भी दिखाया गया है कि औरतों का कितना टेक है समाज के अंदर, कितनी उनकी एक्चुअल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली comment on the significance of dream in the title of the play A Midsummer Night's Dream। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो प्ले है इसे किस तरीके से हम ड्रीम से कंपेयर कर सकते हैं, ये ड्रीम रियल ड्रीम से कितना मिलता जुलता है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि जो फॉरेस्ट में जितनी भी चीज़ें होती है वो काफ़ी अनरियल सी दिखाई देती है, उसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता, कि ऐसा कहीं कोई फ्लावर एग्जिस्ट नहीं करता है जो किसी की आंखों में उसका जूस पड़ जाए तो सामने वाले आपको देख के प्यार करने लग जाएगा। तो ये एक ड्रीम विजन ही हो सकता है जो किसी इंसान के ड्रीम में आया हो। फिर अनप्रेडिक्टेबल इमोशंस होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल काफ़ी सारी चीज़ें टर्न आउट होती है उसमें, कैसे भी कहीं भी कोई भी कुछ भी हो जा रहा है। जैसे बॉटम का सर चेंज हो गया गधे में और उस गधे से टिटेनिया प्यार करने लगे, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे ड्रीम में ही हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेरी डिसऑर्डर, कि इंसान के ड्रीम में ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि पहले थोड़े टाइम के लिए कियोस होगा, फिर अपने आप थोड़े टाइम बाद ऑर्डर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये भी हमने ड्रीम से उसको मैच करवा दिया। लाइफ्स इल्यूजरी नेचर, लाइफ का जो नेचर है वो इस तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से जो ये प्यार है ये इतना फ्रेजाइल होता है जैसे कोई ड्रीम, जैसे एक ड्रीम को टूटने में बहुत सेकंड लगता है, सेम ऐसे ही जो प्यार होता है उसे भी टूटने में बिल्कुल सेकंड्स लगते हैं। एंड नेक्स्ट जो पग का एपिलॉग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को और ज़्यादा कंफर्मेशन देने के लिए कि ये जो प्ले है ये एक तरह से ड्रीम लाइक प्ले है, कि ये सब कुछ रियलिटी में नहीं हुआ, ये सब किसी के सपने में ही हुआ हो ऐसा लगता है। जो वो लास्ट में बोलता भी है कि अगर आप इस प्ले से ऑफेंड हुए तो इसको एक ड्रीम समझ लेना। एलिजाबेथन का एज होता है उसको भी दिखाता है कि उस टाइम पे किस तरीके से सुपर नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे लोग, ओमेंस में बिलीव करते थे एंड फैंटेसीज उनकी होती थी। तो वो सारा का सारा हमारे ड्रीम्स में ज़्यादा होता है, रियल लाइफ में कम होती है। तो आपको इस जो प्ले की पूरी समरी है उसमें जितने भी पॉइंट्स ऐसे लगे जो रियल लाइफ में नहीं होते वो सारे के सारे आप इसमें मेंशन कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली कमेंट ऑन शेक्सपियर्स यूज़ ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फार्मूला इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से ये जो प्ले था ये एक रोमांटिक कॉमेडी साबित होती है। तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हो कि लव ट्रायंगल्स चल रहे हैं बीच में एंड उनके बीच में एक दूसरे की आइडेंटिटीज़ मतलब मिस्टेकन हो रही है कि कौन किससे प्यार कर रहा है, कब किसी और से प्यार कर ले रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। यूज़ ऑफ मैजिक एंड फैंटेसी, तो रोमांटिक कॉमेडी बनाने के लिए वो प्यार भरी कन्फ्यूजन तो दिखाई है, फिर उसमें मैजिक भी डाल दिया उसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड उसमें और फैंटेसी डाल दी कि अब आगे क्या होगा, मतलब एवरीवन इज़ मोर इंटरेस्टेड टू नो कि अब ये जो बसट मची है सॉल्व कैसे होगी। नेक्स्ट इज़ कॉमिक कैरेक्टर्स, इसमें बॉटम जैसे एंड पग जैसे कॉमिक कैरेक्टर्स रखे जो इसको कॉमेडी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ
कन्फ्लिक्ट टू हार्मनी स्ट्रक्चर। तो पहले इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिखा देते हैं, फिर धीरे 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 करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती चली जाती है। तो ये एक मतलब ऐसे टेंशन वाली कोई ट्रेजेडी वाला प्ले नहीं है, बहुत ही फन प्ले है, तो इसलिए इसे हम रोमांस कॉमेडी बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ हैप्पी एंडिंग, कि सारे के सारे जो कपल्स है लास्ट में आके हैप्पी एंडिंग पे रुक जाते हैं। एंड पेस्टोरल सेटिंग, देखो पेस्टोरल सेटिंग जो होती है ज़्यादातर उसमें हम देखते हैं कि वो रोमांस से रिलेटेड होती है, उसको हम उससे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उनके आसपास थी वो क्योंकि सोसाइटी से दूर थे, तो सोसाइटी के रूल्स को भी वो अप्लाई नहीं करते थे, तो इस तरीके से उनके लिए और ज़्यादा वो रोमांटिक सिचुएशन बन जाती है। Now let's discuss the important RTC passages. So our first passage is, "Thou speakest aright. I am that merry wanderer of the night. I just to Oberon and make him smile. When I a fat and bean fed horse beguile, neighing in likeness of a folly fall, and sometimes lurk in a gossip's ball." देखो अगर आप स्मार्ट हो तो इसमें आप थोड़ा सा कैच कर सकते हो, ये कौन बोल सकता है, आई जस्ट टू ओबरॉन। तो ये ओबरॉन का जो सर्वेंट है पक, उसने बोला है, उसके थ्रू ये लाइंस बोली गई है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये मेडिवल इंग्लिश में बोली गई है, थोड़ी सी मतलब अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में बोली गई है, नॉट एग्जैक्टली मेडिवल इंग्लिश में, तो भी आपको ये समझने में मुश्किल हो रही होगी। आई विल ट्रांसलेट इट टू द मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। अभी इसकी ट्रांसलेशन होगी, यू आर राइट, आई एम द चेयरफुल वेंडरर ऑफ द नाइट, आई एंटरटेन किंग ओबरॉन एंड मेक हिम लाफ, when I trick a fat, well-fed horse, making it neigh like a young female horse. Sometimes I hide in a old woman's drink bowl. तो यहाँ पे जो पक है वो किसी और फेरी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं जो है ओबरॉन का सर्वेंट हूँ, एंड मैं कुछ ना कुछ ऐसे मिस्चीवियस हरकतें करता रहता हूँ। कभी एक भोले भाले हॉर्स के सामने फीमेल हॉर्स बन जाऊँगा, कभी एक औरत के बाउल में घुस जाऊँगा ताकि उसके साथ भी कुछ मस्ती कर सकूँ। तो इसी तरह का मतलब उसका नेचर है। तो आपको यहाँ पे जब ये लाइन्स आएगी तो आपको पूरा पक्का कैरेक्टर समरी आपको बतानी है कि पक किस तरीके का चेयरफुल या फिर मिस्चीवियस सा कैरेक्टर था, जो क्योस बहुत ज़्यादा कर देता था, बट वो ऑर्डर भी मानता था। किसका ऑर्डर? ओबरॉन का ऑर्डर। तो यहाँ पे क्योस वर्सेस ऑर्डर एक कैरेक्टर के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट लाइन्स आर, as imagination bodies forth the form of things unknown, the poet's pen turns them to shapes and gives to the airy nothing a local habitation and a name. अब इसको हम नॉर्मल मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, when imagination pictures unknown things, the poet's pen transforms them into visible forms, giving a shape and a name to something unreal and invisible. देखो ये लाइन्स है ना थीसियस ने कही है, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे ही कमेंट कर रहा है, अपना जो कैरेक्टर आया है स्टेज पे तो ऐसे ही बात कर रहा है, पर ये बोल किसके बारे में रहा है? ये एक्चुअली शेक्सपियर ने जो ये प्ले लिखा है ना, तो वो खुद की ही तारीफ़ कर रहा है कि भाई जो ये दुनिया है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पोएट्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, थोड़े से मैडमैन हो सकते हैं, वही इस दुनिया को अलग तरीके से देख सकते हैं, वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। तो ये बोल रहे व्हेन इमेजिनेशन पिक्चर्स अननोन थिंग्स, मतलब वो ऐसी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं जिसको बाकी की दुनिया नहीं जानती। पोएट्स पेन ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू विजिबल फॉर्म्स, मतलब वो सारी चीज़ें जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, जो अननोन है, वो एक पोएट का पेन क्रिएट कर सकता है अपनी इमेजिनेशन से। एंड गिविंग अ शेप एंड अ नेम टू समथिंग अनरियल एंड इनविजिबल, मतलब वो ऐसी चीज़ को शेप दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं जो अनरियल सी हो, इनविजिबल सी हो। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो अपने ही लीग के लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि जो ड्रामेटिस्ट है, जो लिखना जानते हैं, जो पोएट्स है, वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा टैलेंट है कि कितनी भी ज़्यादा अननोन चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो ज़रूर क्रिएट कर देंगे उसे। नेक्स्ट लाइन्स आर, why should you think I should woo in scorn? Scorn and derision never come in tears. Look, when I vow, I weep, and vows so born, in their nativity all truth appears.
इसकी मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वाई वुड यू थिंक आई एम कोटिंग यू इन मॉकरी, मॉकरी एंड रिडिक्यूल डोंट कम विद टीयर्स, when I make a vow I cry, and vows made with tears are at their birth filled with truth। ये लाइंस कही है लिसेंडर ने हेलेना के लिए। ना इट्स सो शॉकिंग, क्योंकि लाइसेंडर तो एक्चुअली स्टार्टिंग से ही हर्मिया से प्यार करता था एंड हेलेना जो है वो डिमिट्रियस से प्यार करती है। तो ये जो लाइसेंडर है वो इतनी सीरियस बातें हेलेना को कैसे बोल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वो मैजिक स्पिल हो रखी है जिससे उसके आंखों में वो जो मैजिकल फ्लावर का जूस गया था। तो अभी वो फ़िलहाल हेलेना से बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्यार कर रहा है। तो ये एक आयरनी है, उसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्यार करता है हेलेना से, लेकिन ऑडियंस जानती है कि ये सब आर्टिफिशियल है, ये बहुत मोमेंट्री प्यार है। तो ये रियल प्यार का भी जो इरेशनैलिटी होती है, इल्यूजनल प्यार होता है, उसको शोकेस करता है। तो इन लाइंस में एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा, ये जो मेरे आंसू है ये झूठे थोड़ी है। अरे मजाक बनाते टाइम कभी रियल आंसू थोड़ी आते हैं, वो तो जब हम दिल से किसी के लिए कोई ऐसे शपथ लेते हैं, वाव करते हैं, तभी हमारा रोना निकलता है, अदरवाइज हम किसी के लिए ऐसे ही नहीं रो देते। नेक्स्ट लाइन्स आर, हैव यू नो मॉडेस्टी, नो maiden shame, no touch of bashfulness, what will you tear impatient answers from my gentle tongue? And the modern English translation is, don't you have any modesty, any maidenly decency, or even a bit of shyness? Are you going to force harsh, impatient words from my usually gentle lips? Now these lines are spoken by Hermia to Helena। जब हर्मिया को पता चलता है कि हेलेना से डिमिट्रियस और लाइसेंडर दोनों प्यार करने लग गए, तो उसे लगता है कि हेलेना ने इन दोनों को मैनिपुलेट करा है किसी भी तरीके से कि ये दोनों उसके पीछे आने लग जाए। तो उस पर डाउट करती है, उसे बेट्रेयल फील होता है, तब वो गुस्से में बोलती है ये सारी चीज़ें कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म लज्जा है या कुछ नहीं बची कि तुमने ऐसी हरकत कर दी, और तुम मेरे मुँह से जो बहुत ही जेंटल है मेरे लिप्स, उनसे बेकार बातें निकलवाना चाहती हो अपने लिए। तो वो एक तरह से जेंडर में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन दोनों की बहुत ही छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती है। एंड एक तरह से देखा जाए तो छोटी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए ये डिग्निटी की बात थी। तो जो हर्मिया है उसके लिए ये थोड़ी सी बड़ी बात बन जाती है। अच्छा, इस टाइम पे ना ये एलिजाबेथन एज का जो जेंडर रोल्स है वो भी दिखाते हैं कि औरतों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत मॉडेस्टी के साथ, बहुत हम्बल नेचर के साथ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन बन के रहे, बिल्कुल भी लाउडली बात ना करे या फिर लड़े ना। पर वहाँ पे एक ये भी दिखाया जाता है कि जब प्यार में जो है क्योस होता है तो वो सारे सोशल नॉर्म्स को तोड़ देते हैं। सो नाउ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। देखो, मुझे पता है कि अभी आपके बहुत सारे आरटीसी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो इसी प्ले के अंदर है, तो वो हम कैसे कवर करेंगे। मैं एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले आप लोगों की लाइव क्लास लूँगी, उसके अंदर बहुत ही फ़न तरीके से हम वो सारे आरटीसी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे बाकी सारे प्लेस में भी बच जाएंगे। वाई आई एम डूइंग दिस, ताकि ये एक लौती वीडियो की ड्यूरेशन घंटे की ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन हो जाती है। तो आई होप आप सभी लोग उस दिन ज्वाइन करें एंड हम लोग सब साथ में मिलके उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।